नमस्कार दोस्तों, इल्यूमिनाटी यूपीएससी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कुछ एक्ट देखे थे। आज ये उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की दूसरी वीडियो है। इसमें हम चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आपको पढ़नी हैं चीज़ें तो आप खुद पढ़िए, और आपको रटनी हैं चीज़ें जो कि प्रीलिम्स में और मेंस में रिकॉल करने में बहुत सहायक होती हैं, तो आप इसको वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए चार्टर एक्ट। हम लेके चलते हैं लक्ष्मीकांत की किताब जो आपके पास होगी। मैं होप करता हूँ आपने सभी ने किताब ले ली होगी और उसे अपने सामने रख कर के ही पढ़ रहे होंगे, रख कर के ही वीडियो देख रहे होंगे। ये आ गया लक्ष्मीकांत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट। अब हमने एक्ट ऑफ 86 तक पढ़ लिया था। इसके बाद पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके 5 प्रोविजंस हैं। इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। ऐसा था कि जो भी ये कॉर्नवालिस बनने वाला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसने 2 डिमांड रखी थी कि मेरे पास ओवर राइडिंग पावर रहे। इसकी एक काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो अगर कुछ कहें तो उनकी बातों को ओवर राइड करने का, यानी कि मना करने का या उनकी सलाह को ना मानने की पावर हो मेरे पास में। ये पावर होनी चाहिए, ऐसी डिमांड रखी थी इसने, कॉर्नवालिस ने। अब इसको क्या पावर दी गई? पावर ये दी गई कि जो फ्यूचर गवर्नर जनरल होंगे, आगे के भी जो भी गवर्नर जनरल होंगे, उनकी भी बातों को ओवरराइड कर सकते हैं आप। और जो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज थे, जैसे बॉम्बे का कोई गवर्नर बनाया हुआ है या मद्रास का कोई गवर्नर बनाया हुआ है, तो वो गवर्नर भी अगर कोई डिमांड लेकर के आते हैं या फिर कोई सजेशन देते हैं या फिर कोई बात कहते हैं, तो उनकी बातों को भी ओवरराइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि भाई ये नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जाहिर सी बात है, जब ओवरराइड करने की पावर आ जाएगी तो पावर मोर मतलब ज़्यादा पावर होगी इसके पास में, गवर्नर जनरल के पास में। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर। 20 साल के लिए कंपनी की मोनोपोली बढ़ा दी गई कि भाई सिर्फ तुम ही यहाँ ट्रेड कर सकोगे। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। इस एक्ट में ये दिया गया कि जो कमांडर इन चीफ है उसको जब तक अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, किस में, काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जब तक उसको अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, जब तक उसे अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, तब तक वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। इट लेड डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। मतलब ये कि जो अभी हमने देखा था, पिट्स एक्ट में देखा था कि 2 बॉडी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो पिट्स एक्ट के थ्रू बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो जो कंपनी के डायरेक्टर पहले थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो जिनको थोड़ी पावर दी गई कि आप रेवेन्यू मैटर पे सुपरवाइज़ कर सकते हैं, मिलिट्री की चीज़ों पे सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो ये कहा गया, इस एक्ट में ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी सैलरी है या फिर उनके स्टाफ की जो भी सैलरी है, वो सब इंडिया से इकट्ठे होने वाले रेवेन्यू से ही उनको दिया जाएगा। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उसी से ही
बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पैसा दिया जाएगा, उनकी सैलरी दी जाएगी। अब इसको माइंड मैप में कैसे देखेंगे, आइए। ये है चार्टर एक्ट 1793, ठीक है जी। 1793 कॉर्नवालिस वॉलिस, ठीक है। कॉर्नवालिस क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है। इसमें इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 2 ओवरराइडिंग पावर दी गई, ओवर राइडिंग पावर किस किस पे, ए और बी। गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज एंड गवर्नर ऑफ फ्यूचर गवर्नर जनरल, फ्यूचर गवर्नर जनरल, ठीक है। अब एक बात और इसमें ये लिखी गई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी उसमें कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ इसको तभी बनाया जाए व्हेन अपॉइंटेड एज ए मेंबर, व्हेन अपॉइंटेड मेंबर, जब इसको अपॉइंट किया जाएगा जब ही आएगा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब कंपनी को 20 साल की 20 ईयर्स मोनोपोली दी गई, मोनोपोली, ट्रेड की मोनोपोली दी गई, लेकिन बदले में इसे क्या करना होगा, बदले में इसे सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड आउट बाय इंडियन रेवेन्यू, पेड आउट बाय इंडियन रेवेन्यू। देखिए एक चीज़ और, ये तो हो गया माइंड मैप। गवर्नर जनरल के पास में ओवरराइडिंग पावर है फ्यूचर गवर्नर जनरल की, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज की, ठीक है। कमांडर इन चीफ को जब भी बनाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर जब भी बनाया जाएगा जब उसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और 20 साल की कंपनी को मोनोपोली बढ़ा दी गई, ट्रेड मोनोपोली बढ़ा दी गई, लेकिन बदले में उन्हें सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल देनी होगी। इंडियन रेवेन्यू से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी देनी होगी। एक बात समझने वाली है यहाँ पे, प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस में क्या अंतर है। प्रेसिडेंसी एंड प्रोविंसेस, प्रेसिडेंसी वो होती हैं जो डायरेक्टली रूल्ड होती हैं, रूल बाय ब्रिटिश हेड, ब्रिटिश गवर्नर ले लो, ठीक है। प्रोविंस किनको माना गया, प्रोविंस उनको माना गया जो इनडायरेक्टली रूल्ड होती हैं, इनडायरेक्टली रूल्ड। कैसे, अपना कोई पपेट बैठा दिया है उस रीजन पे, अपना कोई पपेट बैठा दिया और वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं तो उसे कहेंगे प्रोविंस, और अगर डायरेक्टली रूल कर रहे हैं तो उसे कहेंगे प्रेसिडेंसी, ठीक है जी। आगे आते हैं, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, इसके भी 5 फीचर्स हैं। इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, that is the Indian trade was thrown open to all the British merchant. However, it continued the monopoly of the company over the trade in tea and trade with the China.
ये कह रहा है कि जो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी। इसका मतलब ये कि सिर्फ वो ही ट्रेड कर सकते हैं भारत के साथ में। अब जो और ब्रिटिश मर्चेंट थे, जो ब्रिटेन में जो और मर्चेंट थे, वो वहाँ की ब्रिटिश सरकार को भला बुरा कहते थे, धरने करते थे कि भाई तुमने एक ही कंपनी को क्यों चार्टर दिया हुआ है ट्रेड करने का भारत से, जो अंधा पैसा कमा रही है। हमें भी अंधा पैसा कमाना है, हमें भी जाना है वहाँ। तो इसीलिए इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। कंपनी की मोनोपोली हटा दी गई, लेकिन अभी भी दो चीज़ों में मोनोपोली रही। किस किस चीज़ में? एक, चाइना के साथ ट्रेड जो होगी उसमें मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और टी में, यानी कि आसाम वासाम में जो इन्होंने खेत लगाए थे टी के, उस वहाँ की भी वहाँ टी का भी ट्रेड की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगी। इट एजर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। अभी हमने पिछली वीडियो में पिट्स एक्ट में ये देखा था कि सुप्रीम कंट्रोल हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और एक और देखी थी कि एक और बात देखी थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी टेरिटरी एक्वायर करी थी उसे सबसे पहली बार इस एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। ब्रिटिश पोजेशन यानी कि ब्रिटिश के अधिकार में वो चीज़ है, अधिकार में वो ज़मीन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सेकंड प्रोविज़न ये कह रहा है कि इट एजर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी। अब कंपनी की टेरिटरी पे क्राउन की सोवेरेनिटी आ गई है। मतलब कि अगर कंपनी की टेरिटरी पे कुछ भी हमला होता है तो वो सीधे सीधे क्राउन पर हमला माना जाएगा, ठीक है। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। अब ये सीधे सीधे ये तो लिख नहीं सकते एक्ट में कि भाई धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आए हैं ये क्रिश्चियन मिशनरी। ये भी बड़ी विडम्बना की बात है कि भारत जो दुनिया को एनलाइटन कर रहा है, उसे एनलाइटन करने के लिए ये क्रिश्चियन मिशनरी आ रहे हैं, बताओ। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन among the inhabitant of the British territory in India। अब ब्रिटिश टेरिटरी में जो भी लोग रहते थे उनको वेस्टर्न एजुकेशन सिखाने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन बताने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन सिखाने के लिए उनको जो वेस्टर्न एजुकेशन सिखाते थे प्रोफेसर वगैरह थे, उनको भी अलाउ करा गया कि भाई आओ और भारत के लोगों में वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ, ताकि लोग जो है अपनी संस्कृति भूल करके हमारे जैसा सोचना समझना चालू करें, अपनी संस्कृति को भूल जाए। ये सीधा सीधा संस्कृति पे प्रहार है। इट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दी गई कि भाई तुम टैक्स लो, इनसे, भारत के मूल निवासियों से टैक्स लो, और अगर ना दे तो इन्हें पनिशमेंट दो। अब इसे माइंड मैप के थ्रू कैसे देखेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार आपने माइंड मैप पे काबू कर लिया तो आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। 1873 भैया ऊपर तो क्राउन ही होगा, तो क्या लिखें, एजर्टेड क्राउन सोवेरेनिटी। क्राउन की सोवेरेनिटी ओवर द ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है। अब ये वाले जो प्रोविज़न है वो इंडिया में, ऐसा सोचना कि ये इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में क्या हो रहा है, एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, लेकिन ओनली ट्रेड विद चाइना
एंड ट्रेड इन टी वॉज अलाउड। मतलब इन दोनों पे मोनोपोली थी, मोनोपोली। ठीक है जी। दूसरी बात क्या कही, ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड पनिश इफ नॉट, अगर नहीं देते तो उन्हें पनिश करो। अब ये जो हो रही है ये ब्रिटेन में काम हो रहा है, मतलब ब्रिटेन से रिलेटेड है। वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए प्रोफेसर आएंगे, अलाउडेड फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड, ठीक है। और अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एनलाइटन, allowed Christian missionaries to enlighten। ठीक है जी। ये इंडिया से रिलेटेड हो गए और ये वेस्ट से मतलब ब्रिटेन से रिलेटेड हो गए, और ऊपर तो क्राउन बैठा ही है। इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। और मैंने जो टेक्निक बताई थी किस तरीके से रिवाइज़ करते हैं, किस तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, उस टेक्निक को अपनाइए और अपने जीवन में उतारिए उसको। ठीक है जी। अब चार्टर एक्ट 1833, ये चार्टर एक्ट बहुत मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सिर्फ बंगाल का नहीं, अब पूरे इंडिया का गवर्नर हो गया है वो। एंड वेस्टेड हिम ऑल द सिविल मिलिट्री पावर, अरे भाई वाह, बहुत ताकतवर कर दिया कि मिलिट्री पावर और सिविल पावर दोनों दे दी गई। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग द अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल इंडिया, टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशों के हाथ में जो जो भी टेरिटरी थी, भारत की जो जो टेरिटरी थी, उस सभी पे डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट अथॉरिटी आ गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बना भारत का। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी धीरे धीरे उन्हें सबॉर्डिनेट तो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ उनकी लेजिस्लेटिव पावर यानी कि कानून बनाने की पावर तक छीन ली गई। वाह। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। ये कुछ ऐसा था कि प्रधानमंत्री के हाथ में पूरी पावर दे दी जाए कि भाई तुम स्टेट के लिए भी बनाओगे, लोकल गवर्नमेंट के लिए यानी कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी, और स्टेट में राज्य के लिए, राज्य में रहने वाले लोगों के लिए भी तुम ही कानून बनाओगे। ना सिर्फ सेंटर का कानून बनाओगे बल्कि स्टेट के भी कानून बनाओगे। देखो भैया कितना पावरफुल कर दिया गया इस आदमी को। द लॉज वर मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन वाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वॉज कॉल्ड एज एक्ट। मतलब कि जो भी लॉज पहले बनाए गए उनको रेगुलेशन कह दिया जाता था। अब जो लॉज बनाए जा रहे हैं भैया उनको एक्ट कहते हैं, एक्ट कहा गया है। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। भैया उससे कह दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से अब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ छोड़ो। हालांकि ट्रेड मोनोपोली उसकी पहली एबॉलिश कर दी गई थी। इस प्रोविज़न में उससे कहा गया कि तुम ये कॉमर्शियल काम छोड़ो, अब एडमिनिस्ट्रेशन काम संभालो। अब लैंड वैंड की देखो भैया, ये लैंड एक्वायर कर रहे हैं, अब ब्रिटिश शासन चालू करो यहाँ भारत में। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हायर एंड सक्सेसर। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट। पहली बार कोशिश करी गई कि जो सिविल सर्वेंट का जो पेपर होता है उसे इंट्रोड्यूस किया जाए। सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट की
जो सेवाएं हैं वो भारतीय लोगों के लिए भी खोली जाएं। दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, मतलब कि भारत के जो लोग हैं उनको भी सिविल सर्वेंट बनने का मौका दिया जाए, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर द अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं यार, इंडियंस को इतनी पावर दे देंगे, सिविल सर्वेंट बना देंगे, इतनी पावर दे देंगे, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। जबकि भारत में बहुत से ग्रुप थे, बहुत से क्रांतिकारी थे जो इसके लिए आंदोलन चला रहे थे कि भाई हमें भी सिविल सर्वेंट, हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, हमें भी सिविल सर्वेंट बनाओ और तुम्हारी जो भी क्राइटेरिया है उसे हम पास करेंगे। अब इसको देखिए उसमें कैसे देखेंगे। माइंड मैप में कैसे देखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए गवर्नर 1833 833 से दो चीज़ें याद रखो। एक तो मोर सेंट्रलाइज्ड हो गया, मोर सेंट्रलाइज्ड, C3 ABC 3 पे आता है ना C, तो सेंट्रलाइज हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं ये, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया भैया, किसको, बेंटिक को, विलियम बेंटिक को। और ये अब देखिए इससे जो लॉज हैं उनको पहले क्या कहा जाता था, पहले उन्हें रेगुलेशन कहा जाता था, अब उन लॉज को एक्ट कहा जाएगा। भाई वाह क्या बात है। अब देखिए गवर्नर जनरल को कितना पावरफुल बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल को इतना पावरफुल बना दिया जाएगा कि इसके हाथ में क्या क्या पावर आ गई, मिलिट्री, सिविल, रिवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव, और दो तीर इधर भी खींच देते हैं भाई, किस लिए, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर भी तो आ गई इसके हाथ में, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, ये कौन सा एक्ट है, 1833 का। इसको थोड़ा सा छोटा दो यार। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक, इसके पास पावर आ गई। ठीक है, इसके पास ये दोनों पावर आ गई, बॉम्बे और मद्रास वाली लेजिस्लेटिव पावर और मिलिट्री और रेवेन्यू की पावर है। 1833 का ये एक्ट है। ठीक, अब इसमें क्या करा गया, गवर्नर जनरल ऊपर रहेगा, इसमें क्या करा गया, नीचे attempt to introduce civil services but was negated after the opposition, negated after opposition। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कहने लगे कि भाई ठीक नहीं है इन्हें बनाना, तो इनके हाथ में इतनी पावर दे दोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि तुम कॉमर्शियल बॉडी, कॉमर्शियल काम छोड़ो और अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालो,
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनो। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए अगला एक्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्ट है, नेक्स्ट एक्ट, और इस वीडियो का लास्ट एक्ट 1853 का एक्ट है। देखिए, दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 to 1853. It was a significant constitutional landmark. The feature of this act are as follows. क्या है भैया? It separated for the first time the legislative and the executive function of the Governor General Council. पहले ऐसा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही थी सिर्फ, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लेजिस्लेटिव वर्क भी देख रही थी। अब लेजिस्लेटिव वर्क बढ़ा क्योंकि एक तो ये टेरिटरी एक्वायर कर रहे थे, और दूसरी जगह ये बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसीज़ का इन्होंने लेजिस्लेटिव पावर भी अपने हाथ में ही ले ली थी। गवर्नर जनरल के हाथ में ही, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में ही आ गई थी। इसीलिए लेजिस्लेटिव काम को अलग करा गया और एग्जीक्यूटिव काम को अलग करा गया। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल। In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council, which came to be known as the Indian Central Legislative Council. मतलब कि अब नए काम के लिए, लेजिस्लेटिव काम के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है जी। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट। इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोल दिया जाता था कि भाई ये कानून बनाएगी ना, इसीलिए मिनी पार्लियामेंट भी बोल दिया जाता था। एडोप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जिस तरीके से ब्रिटेन में कानून बनते थे वैसे ही कानून अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि मिनी पार्लियामेंट है वो बनाएगी। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरीज एंड द स्पेशल प्रोसेस। इसीलिए अब इसको एक सेपरेट तरीके से देखने लगे लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बनाने को। पहले ये मानते थे कि भाई ब्रिटेन से बन के आता है कानून, हमें तो बस इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अब इस चीज़ को सीरियस लेने लगे कि अब यहाँ के लिए हम ही को कानून बनाना है, हम ही को चीज़ें देखनी है। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेने लगे, स्पेशल प्रोसेस। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम। जो पहले कंपटीशन, जो पहले एक्ट जो था 1833 का, उसमें मना कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कि भाई देखो, भारतीय लोगों को इतनी पावर मत दो, इन्हें सिविल सर्वेंट मत बनाओ। लेकिन अब जब भारतीय लोगों ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश में, वो भारत में जो कंपनी थी, कंपनी के शासन को मतलब इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने कह दिया कि द सिविल सर्विस इज़ नाउ ओपन फॉर द इंडियंस। द कोविनेंट सिविल सर्विसेज, कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज was thus thrown open to the Indian also. कोविनेंटेड मतलब कि जो बड़ी बड़ी पोस्टेड थे। अनकोविनेंटेड का मतलब होता है जो छोटी छोटी, सिविल सर्विसेज में भी जो छोटी छोटी पोजीशन है, लेकिन कोविनेंटेड का मतलब होता है जो बड़ी पोजीशन है। ठीक है। अकॉर्डिंगली द मैकॉले कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज अपॉइंटेड इन 1854। सिविल सर्विस की जो पहली कमेटी बनाई गई 1854 में, उसका हेड था मैकॉले। ठीक है जी। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। दस इट डिड नॉट specify any particular period, unlikely the previous charters. This was clear indications that the company rule could be terminated at any time the parliament liked. ब्रिटेन पहले क्या था कि अभी तक जो हम चार्टर एक्ट में देखते हुए आ रहे हैं कि पहले इसको ये कंपनी से ये कहा गया कि तुम्हें 20 साल की ट्रेड मोनोपोली दे देते हैं, लेकिन तुम्हें सैलरी देनी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। फिर
आगे जो 1833 का एक्ट है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा गया कि भाई तुम कॉमर्शियल काम छोड़ो और एडमिनिस्ट्रेटिव पे ध्यान दो, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों पे ध्यान दो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनो। अब जब 1853 में बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल तो बढ़ाया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तुम्हें 20 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाते हैं। अब कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं करा गया कि जैसे पिछले चार्टर एक्ट में ये 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है ना, कि आप देखेंगे 1793 से फिर 1813 यानी कि 20 साल, 1813 से 1833 20 साल, 1833 से 1853 20 साल। अब की बार जो 1853 के बाद में इनसे ये कह दिया कि अब कोई फ़िक्स पीरियड नहीं है तुम्हारे लिए, 20 साल हम 20 साल हम तुम्हें रिन्यू करते रहे हैं, अब कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, अब तुम्हें कभी भी हटाया जा सकता है, कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट लाइक, मतलब जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगेगा कि भाई इनको हटा देना चाहिए तभी हटा देंगे तुम्हें। ठीक है, 14 प्रोविज़न क्या कहता है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वाह। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। जो ये मतलब मद्रास का एरिया था, बॉम्बे का एरिया था, वहाँ पे भी एक गवर्नर होते हैं ना, उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहा कि भाई ये मेंबर हैं, इनको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाइए। जो आपने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है उसमें से हैरान करने वाली बात ये थी, 6 मेंबरों में से 4 मेंबरों को इन्होंने अपॉइंट करके भेजा। ठीक है, और वो कहाँ के थे, बंगाल, आगरा, बॉम्बे और मद्रास। अब देखेंगे कि भैया इसमें ये माइंड मैप किस तरीके से बन सकता है इसका। आइए, 1853 लास्ट एक्ट ऑफ दिस वीडियो, 1853 का एक्ट है भैया। 1853 के एक्ट में देखिए आप क्या है, 1853 का एक्ट 1853 में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो होंगे ही, लेकिन उनके काम सेपरेट कर दिए गए। कैसे सेपरेट कर दिए गए भैया, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग बना दी गई, और लेजिस्लेटिव बॉडी अलग बना दी गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव को और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया और मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। ठीक है, अब इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे, 6 मेंबर, जिसमें से 4 मेंबर वर अपॉइंटेड, 4 मेंबर, 4 चार्टर, इसको ध्यान रखो, 4 चार्टर एक्ट जो हम देख रहे हैं, चार्टर एक्ट, CHARTER, चार्टर एक्ट, 4 मेंबर कहाँ के, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल एंड आगरा। Sorry for the sound in the background. I will try to minimize the sound by applying some soundproof equipments in my room, but it will need some time, so please manage if you can. अब देखिए, ओपन कंपटीशन, अभी हमने पिछले प्रोविजंस में हम 1833 वाले में देखा था कि उल्टे हाथ पे ही हमने ये लिखा था
कि भारतीय लोगों के लिए ओपन कंपटीशन, ठीक है। अभी हमने देखा था कि उल्टे हाथ पे ही हमने लिखा था कि कंपटीशन के बारे में, अब सीधे हाथ पे हमने लिखा था कि ईस्ट। आप गौर करके देखेंगे पिछले 2-3 चार्टर एक्ट में, तो हम सीधे हाथ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही लिख रहे हैं। जैसे कि 1793 में हमने लिखा था कि 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से ही जाएगी। और फिर हमने 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये लिखा था राइट हैंड साइड में नीचे ही कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉमर्शियल बॉडी की जगह अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। अब हम क्या लिख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, राइट हैंड साइड में ही नीचे ये लिख रहे हैं कि एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बट पीरियड नॉट डिफाइंड। और इसी तरीके से हमारा ये हो गया 1853 तक का चार्टर एक्ट। 4 ही चार्टर एक्ट हैं, वो हमने आज देख लिए हैं इस वीडियो में, और ये चार्टर एक्ट हो गए हैं ख़त्म। और आपको जिस तरीके से मैंने बताया है कि किस तरीके से याद करना है, रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है, एक बार बस आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप मेरे कहने से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि आप अगर उस चीज़ पे मास्टरी कर लेंगे तो आपको फिर यूपीएससी में मात खाने की, यूपीएससी छोड़िए, आप कुछ भी चीज़ अगर रिकॉल करना चाहेंगे या याद करना चाहेंगे, उसे याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। किस तरीके से याद करना चाहिए बच्चों को यही नहीं पता होता है कि किस तरीके से याद करना चाहिए। उस वीडियो में बिल्कुल आसानी से और अच्छी तरीके से बताया है मैंने कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं और क्या क्या मेथड होते हैं। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन वीडियो देख करके, चीज़ें पढ़ करके, साइकोलो एनालिस्ट से बात करके मैंने ये वीडियो बनाई थी, और इसको आप ज़रूर देखें। हाईली रिकमेंडेड वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। और उसी को देखने के बाद में आप इन जो मेरी आगे वाली वीडियो हैं, ये वाली नई जो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, उनके माइंड मैप को आप आसानी से याद कर पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से हमारी रीच बढ़ती है और चैनल बड़ा होगा। आपके सहारे ही और बच्चों की सहायता हो पाएगी। धन्यवाद।